Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to ASM classes. This is Adil Saif, and in this video we are going to discuss the post-independence history of Jammu and Kashmir, and this is our part B of this topic. हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका पार्ट ए कंप्लीट किया है. अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच माय लेक्चर नंबर 9. वहाँ से मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट की है. उससे पहले जो हमारे लास्ट 8 लेक्चर्स हैं वहाँ पे मैंने एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन डिटेल में मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 10th ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हम अभी पढ़ रहे हैं. इसमें जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मेक श्योर आपने वो जो मेरा पहला वीडियो है लेक्चर नंबर 9 था, क्योंकि मैं वही से कंटिन्यू करूंगा. हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था हमने कंक्लूड किया था विद दिस. हमने ये देखा था जो शेख अब्दुल्ला थे, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन द ईयर 1953 में. वही से हम प्रॉपर वे में कंटिन्यू करेंगे. And if you are new to this channel or if you are already watching my videos, make sure you will like the video, you will subscribe my channel and you will share my channel. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमने आपके लिए क्या लाया है. देखिए, अगर आप ये वाली स्लाइड देखेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है इन माय लास्ट लेक्चर. अब मैंने यहाँ पे क्यों लाया है वापस, ताकि एक कंटिन्यूटी रहे जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था 1935 में शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हो गए एंड 1935 में बख्शी गुलाम अहमद बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड ऑल्सो हमने क्या देखा, ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म द जम्मू एंड कश्मीर, ही वॉन्टेड टू मेक अ डेवलपमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजीज, he wanted to improve the overall social and economic outlook of our state of Jammu and Kashmir, and for this very purpose he sought the financial aid from the government of India. ऑलरेडी मैंने इन डिटेल में ये डिस्कस किया है कि क्यों वो अरेस्ट हुए और यहाँ पे बख्शी गुलाम अहमद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गए. ठीक है ना. अब यही से हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है. अब देखिए, हमने क्या बताया, जो बख्शी गुलाम अहमद साहब थे इन्होंने क्या किया, ही सॉट द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने मदद की और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हॉस्पिटल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ही ज़्यादा जोर दे दिया गया. अब हमें कैसे पता चलता है, फॉर एग्जांपल इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, the construction of Banihal tunnel designed by German engineers was one of the greatest achievements of this tunnel of this time. जवाहर टनल, या जिसको आप क्या किस नाम से जानते हैं, बनिहाल टनल, ओल्डेस्ट टनल हमारे पास ये थी that was connecting Jammu with the Kashmir. This Banihal tunnel, actually called as Jawahar tunnel, was constructed by the German firms Alfred Kunz and C. Barsel. अगर जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है मेरी इधर उधर हो जाएगा, माजरा. ठीक है ना. अभी आप याद रखेंगे, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द जर्मन फर्म्स. फर्स्ट वाज एल्फ्रेड कुंज एंड सेकंड वाज सी बार्सल. इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1954 एंड 56 एंड इट वाज ऑफिशियली ओपन्ड एंड बिकेम ऑफिशियल फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर 1956. पहला क्वेश्चन हमारे लिए कहाँ क्या बन जाता है, बनिहाल टनल किसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट की गई, किस कंट्री के इंजीनियर से बनाई, कौन सी यहाँ पे फर्म्स थी जिन्होंने इसको बनाया, किस टाइम पीरियड में इसको बनाया गया और ऑपरेशनल ये कब से हो गई, 22 ऑफ दिसंबर 1956. लेकिन अभी जो हमारे पास टनल है, जवाहर टनल को अभी बंद किया गया है. अभी जो हमारी नई टनल है दैट कनेक्ट्स जम्मू विद Kashmir, yeah, that connects Anantnag with the Banihal, that is 8.45 kilometer long Banihal Kazigund road tunnel replaced older Banihal Jawahar tunnel on NH44.
देन टू बूस्ट, ये किसके बारे में था, ये हमारा रोडवेज के बारे में था। उसके बाद टू बूस्ट टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री इन दिस रीजन, बख्शी गवर्नमेंट स्टार्टेड कश्मीर चलो कैंपेन। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। हु स्टार्टेड द कश्मीर चलो कैंपेन, इट वाज बख्शी गुलाम मोहम्मद। अब कश्मीर चलो कैंपेन में क्या उन्होंने बताया, सम एडिशनल स्टेप्स वर टेकन इन दिस डायरेक्शन, लाइक एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया गया, एयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया, परमिट सिस्टम को एबॉलिश किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूथ हॉस्टल्स एंड रिवाइटलाइजिंग, जो हमारी होटल इंडस्ट्री है फॉर बेटर फैसिलिटीज, उनको क्या किया गया, उनको यहाँ पे रिवाइटलाइज किया गया या उनको यहाँ पे अपग्रेड किया गया। कश्मीर चलो कैंपेन। दूसरा हमने किसके बारे में देखा, दूसरा हमने बनिहाल टनल के बाद। अब कश्मीर चलो कैंपेन में उन्होंने क्या बताया, दे इनवाइट, हर किसी जगह से फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर कंट्री, इसको बूस्ट किया गया एज एन एडवर्टीजमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी, ताकि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। देन उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल अटेंशन वाज गिवन फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। बहुत सारे स्कूल एंड नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए, टेक्स्ट बुक्स एंड स्कॉलरशिप्स वर प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल। आज भी अगर आप देखोगे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज में, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में आज भी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है टू द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ आवर यूटी। देन देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ यहाँ पे, वुमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है इन एवरी फील्ड वो यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। वुमेन कॉलेजेस सेटअप किए गए, वुमेन यहाँ पे स्कूल सेटअप किए गए, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड एंड इन द ईयर 1955 गुलाम मोहम्मद सादिक, ये अलग है, ठीक है ना। अभी हम बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में बात कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सादिक द देन एजुकेशन मिनिस्टर, उस वक्त ये एजुकेशन मिनिस्टर, बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बन बाद में ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। गुलाम मोहम्मद सादिक द देन education minister drafted education policy which laid the foundation of the progressive education system in the state of Jammu and Kashmir, and then mobile schools were set up फॉर द ट्राइबल पीपल। व्हाट इज़ मोबाइल स्कूल, मोबाइल का मतलब ये नहीं होता कि आप फ़ोन से किसी को ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, जैसे आप अभी मेरा लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हो। मोबाइल मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऐसे होते हैं कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये सीज़न चेंज होता है, ये क्या करते हैं, ये अपनी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली या जो उनका प्लेस होता है रहने की जगह वो अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। समर्स में मोस्टली कश्मीर आ जाते हैं और विंटर्स में ये जम्मू रीजन में अपना जो उनका डेरा होता है वो डालते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये तो परमानेंट कहीं पे रहने वाले नहीं है, हम क्या करेंगे, जहां पे भी ये सेटल होंगे, जहाँ पे भी इनका डेरा होगा, जहाँ पे भी इनके जो इनके साथ जो हर्ड्स होते हैं, हम वहीं पे इनके लिए स्कूल बनाएंगे। दो स्कूल्स वर कॉल्ड एज, उनको मोबाइल स्कूल्स बोला गया। मूवेबल, जहाँ जहाँ ये जाएंगे गवर्नमेंट उनके लिए वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एंड देन वुमेन एजुकेशन लेट ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ वुमेन आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ होम। यहाँ पे क्या हुआ, दिस चेंज द जेंडर लैंडस्केप ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, एवरीवेयर हम ये देख रहे हैं वुमेन लाइक दे वर मेकिंग द ग्राउंड, दे वर लाइक मेकिंग देयर अपीयरेंस। ये विजिबल हो रहा था कि जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, दे वर एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन एवरी फील्ड। उससे पहले इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी, लेकिन इसके टाइम पीरियड में मैंने ऑलरेडी आपको बोला बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए और इनको यहाँ पे आगे आने का मौका दिया। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे यही हुआ, वुमेन्स आगे बढ़ती गई, जितना हमने इनको ज़्यादा यहाँ पे मौका दे दिया, ठीक है ना। ये था हमारा किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बाद इम्पॉर्टेंट, पहले हमने देखा रोड्स के बाद हमने टूरिज्म देखा, टूरिज्म के बाद एजुकेशन। देन एजुकेशन के बाद जो हमारा सेकंड आएगा दैट इज कल्चरल। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल पॉलिसी ऑफ द स्टेट। नई पॉलिसी लाएगी, पहले हमने रोड्स देखा, उसके बाद हमने
जो टूरिज्म के बारे में क्या किया इन्होंने। देन हमने देखा एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली वुमेन एजुकेशन यहाँ पे इम्प्रूव हो गई। एंड देन कल्चरल पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दे एम्ड एट प्रमोटिंग लिबरल, नए ख्याल के, मॉडर्न, नए सोच के, एंड टॉलरेंट, वेयर दे विल ट्रीट एवरी वन इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, दे विल ट्रीट एवरी वन इन आवर जो हमारी कंट्री, जो हमारी स्टेट में हो रहा था, ठीक है ना। देन फॉर दिस, अब इस पर्पस के लिए क्या किया गया, पहले ही यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो गई थी। दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड एज कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1944। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन was revitalized, उसको अपग्रेड किया गया, एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनर्टिक कल्चरल इथोस। राइटर्स एफिलिएटेड, अब जो यहाँ पे राइटर्स एफिलिएटेड थे विद द कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, दे रोट ऑन द थीम्स ऑफ सोशल चेंज, पैट्रियटिज्म के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, प्रोलेटेरिएट लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, एंटी लैंडलॉर्डिज्म के बारे में, स्टेटस ऑफ वुमेन, उनके क्या हालात है, एंड अबाउट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो मैं आपको टॉलरेंट आउटलुक के बारे में बता रहा था, उसके बारे में जो हमारे राइटर्स थे इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। कभी एस्टैब्लिश हुई थी, अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हेन वाज द कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, ये पहला स्टेटमेंट आएगा, डेट आएगी। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है, कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन वाज लेटर रीनेम्ड एज, दो ऑप्शन वहाँ से या तो मैच होगा या तो स्टेटमेंट बेस्ड होगा। एंड इन द ईयर 1949 इट वाज रीनेम्ड एज द कल्चरल कांग्रेस। क्या इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम यहाँ पे कल्चरल कांग्रेस रखा गया। एंड एस्टैब्लिश्ड लिटरेरी जर्नल, इन्होंने एक जर्नल पोस्ट किया, किसने, कल्चरल कांग्रेस। अब कल्चरल कांग्रेस कहाँ पे काम कर रही थी, ये हमारा जो कश्मीर डिवीजन है वो वहाँ पे काम कर रही थी। इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था, दैट जर्नल वाज कॉल्ड एज कांगपोश, हुज इंपॉर्टेंट राइटर्स वाइट दीनानाथ नदीम, एस.एन. जुची, नूर मोहम्मद रोशन, रहमान राही एंड अमीनी कामिल। देन सब्सिक्वेंटली along with the cultural front, डोगरा संस्था, जम्मू में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, दैट वाज डोगरी, ना डोगरा, डोगरी संस्था वाज एस्टैब्लिश्ड इन द जम्मू रीजन इन 1944, आल्सो बिकम्स एक्टिव। कश्मीर में कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू में डोगरा। कश्मीर में कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को लेटर इट वाज रीनेम्ड एज कल्चरल कांग्रेस, और उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया, दैट वाज कांगपोश। अब उसके साथ ये राइटर्स एसोसिएटेड, एंड द राइटर्स दोज हु वर एसोसिएटेड विद द डोगरी संस्था वर प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, दीनूभाई पंत, राम रतन शर्मा, कवि रतन शर्मा एंड मनी अदर प्रोमिनेंट राइटर्स। देयर प्रोग्रेसिव राइटिंग इन डोगरी एक्सपोज्ड द एग्जिस्टिंग सोशल इवल्स। इसमें हम अभी इसमें और भी हमें डिस्कस करना है। अभी आप इतना याद रखेंगे, कल्चरल पॉलिसी को रियल बनाने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए हमने कल्चरल कांग्रेस बनाया, जो कश्मीर में, जिन्होंने कौन सा जर्नल पब्लिश किया, जिन्होंने यहाँ पे कांगपोश पब्लिश किया, और कौन से राइटर्स वो भी मैंने बताया। एंड द सेम टाइम अगर हम देखेंगे, जम्मू में डोगरी संस्था एस्टैब्लिश की गई थी। अब डोगरी संस्था हमने बताया, कल्चरल पॉलिसी, कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन 1944, एंड इन द ईयर 1949 it was renamed as Cultural Congress, and it started publishing a journal called Kongposh. And the writers, I already told you, these are some of the writers, those who were associated with the Cultural Congress, and these are some of the writers, those who were associated with the Dogri Sanstha. And about these writers, when I will डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, कैसे हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर को कवर करेंगे। उस वक्त मैं जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो सारा मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। देन कल्चरल कांग्रेस ने कौन सा जर्नल पब्लिश किया, कांगपोश। अब डोगरी संस्था ने 2 जर्नल या 2 पब्लिकेशन यहाँ पे पब्लिश किए थे। एक सेकेंड, 2 पब्लिकेशंस यहाँ पे पब्लिश किए थे। फर्स्ट वाज जागो डोगर एंड सेकंड वाज, एक सेकंड ठहरिए, द फर्स्ट वाज हियर, एक सेकंड, हाँ दिस जागो डोगर, द 2 important publications of डोगरी संस्था
जागो डुगर, वेक अप डुगरलैंड, and in 1950 and नामी चेतना, न्यू अवेकनिंग इन 1953। कल्चरल कांग्रेस का एक ही यहाँ पे ये था, पब्लिकेशन थी, जर्नल थी, दैट वाज कॉन्गपोश। और जो डोगरी संस्था थी, डोगरी संस्था के यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जर्नल्स थे। फर्स्ट वाज जागो डुगर, जागो डुगर का मतलब क्या है, वेक अप डुगरलैंड, एंड इन 1950 एंड इन 1953 दे पब्लिश्ड नामी चेतना, took up the cause for promotion of Dogri language, art and culture। देन और एक पॉइंट, कल्चरल जो हमारी पॉलिसी है इसको प्रमोट करने के लिए, टू शो कास्ट रीजनल थिएटर का कल्चरल इन द एंटायर कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1956 होस्टेड द फर्स्ट एवर फेस्टिवल ऑफ जश्न कश्मीर। इम्पॉर्टेंट है, मार्क दिस इम्पॉर्टेंट, ये आ सकता है आज भी हमारी कंट्री में जश्न कश्मीर फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन हुआ, ड्यूरिंग हुज टेन्योर and in which year the first ever festival या edition of Jashn Kashmir was held, it was held या hosted in the year 1956। देन उसके बाद विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस इन द ईयर 1958 विद इट्स ब्रांचेस, कहाँ क्या बनाया गया, पहले हमारे पास दो अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, कश्मीर के लिए कल्चरल कांग्रेस, जम्मू के लिए डोगरी संस्था, लेकिन उसके बाद एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages in the year 1958 with its branches in both Jammu and Kashmir। ऑल कल्चरल एक्टिविटीज क्रेम अंडर इटस प्रयोग, मैंने पहले ही बताया ये एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इसके अंडर काम करने लगी। एंड देन इट आल्सो डेवलप द टाइज विद साहित्य एकेडमी, ये भी एक कल्चरल दिस इनिशिएटिव है या एक डिपार्टमेंट है एट न्यू दिल्ली। उसके साथ इन्होंने क्या किया, टाइज यहाँ पे एस्टैब्लिश की, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द, जिसके बारे में कल्चरल पॉलिसीज। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बख्शी गुलाम मोहम्मद ज़रीन, जिसमें हमने पहले ये देखा कौन सा रोड यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, हमने यहाँ पे बनिहाल जो का टनल थी, उसके बाद जवाहर जिसको जवाहर टनल बोला जाता है, नई टनल कैसे एस्टैब्लिश हुई, देन कश्मीर चलो कैंपेन टूरिज्म, देन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन GM सादिक एजुकेशन मिनिस्टर ने कैसी एजुकेशन पॉलिसी एंड हाउ इट हेल्प्ड द वुमेन to gain the opportunity to show their talent। एंड देन उसके बाद वी आर डिस्कसिंग द कल्चरल पॉलिसी। कल्चरल पॉलिसी के लिए पहले हमने क्या किया, कल्चरल कांग्रेस और यहाँ से डोगरी संस्था। कल्चरल कांग्रेस का यहाँ पे हमने देखा दे पब्लिशर कॉन्गपोश, इन्होंने जागो डुगर एंड नामी चेतना पब्लिश किया। उसके बाद हमने देखा अपनी हमारी एक यहाँ पे पॉलिसी या यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, दैट वाज कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस इन 1958। ये किसके बारे में था, ये हमारा कल्चरल पॉलिसी के बारे में था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, फिर क्या ही मैं आपको बोल सकता हूँ। और मुझे पता है अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और आगे देखो मैं कौन कौन सी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता हूँ। देन यहाँ से हमारा फर्स्ट फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मुबारक आप सभी को, इस बात पे तो लाइक बनता है जो मैं अभी आपको बता रहा था। देन वी विल स्टार्ट द सेकंड फेज। अब ये फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर वो फर्स्ट लेक्चर पोस्ट इंडिपेंडेंस का नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट लेक्चर, आपको ये समझ आ जाएगा। अब सेकंड फेज यहाँ पे ये डेट इसको रब कीजिएगा, ये डेट नहीं है, इट इज़ डेट 2019 तक जो भी 2019 जो भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है वो सारी डेवलपमेंट्स हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। देखिए इन द ईयर 1963 गुलाम अहमद बख्शी वाज मेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट अंडर द कामराज प्लान, या बहुत सारी बुक उस पर क्या लिखा होगा अगर आप ढूंढोगे वहाँ पे कामराज भी लिखा है, के कामराज पूरा इसका नाम था कामराज
प्लान था ये। अब ये कामराज प्लान क्या था, या ये जो हमारा कामराज प्लान क्या था। अब ये तमिलनाडु के एक सीएम थे, उन्होंने ये पॉलिसी ड्रा की थी। ही वॉज अ कांग्रेसमैन। इन्होंने ये बोला हम क्या करेंगे, वी विल रिजाइन एट ए टाइम। हम सारे क्या करेंगे, हम सारे एक साथ यहाँ पे रिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करनी है, जो उनकी कांग्रेस पार्टी थी, हमें इस कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से रिवाइटलाइज करना है, पूरी तरह से अपग्रेड करना है। व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू द जो हमारे पास यंग पीपल है, हम यहाँ पे नया ब्लड लेके आ जाएंगे, हम उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे। वो जो के कामराज है, इन्होंने एग्जाम्पल सेट की। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया। कभी ये सेटअप हुआ था, इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1963। देन उसके बाद एक एक करके अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्टर्स, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम आ जाता है, जिनमें मोरारजी देसाई का नाम आता है, एंड अदर मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग आवर चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रिजाइन कर दिया। अब अगर ये रिजाइन करेंगे, इसकी जगह तो किसी को लेनी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉलोइंग हिज रेजिग्नेशन, एक सेकंड ठहरिए, फॉलोइंग हिज रेजिग्नेशन सादिक बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, सॉरी मैंने वहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर बोला था, अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, अभी प्राइम मिनिस्टर ही चल रहा है। सादिक बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, एक सेकंड ठहरिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 28 फरवरी 1964। कब ये बन गए, ये बन गए हमारे 1964 में। 3 प्राइम मिनिस्टर्स की बात अभी तक हमने की। अभी प्राइम मिनिस्टर की जो बात है, इसको यहीं पे रफा दफा कर देते हैं। देखिए, पहला प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको जो होमवर्क रखा था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा मैंने आपको बताया था शेख अब्दुल्ला आए, शेख अब्दुल्ला के बाद थर्ड जो है बख्शी गुलाम मोहम्मद आए, एंड फोर्थ गुलाम मोहम्मद सादिक। कब ये बन गए, 28 फरवरी 1964। अब जब सादिक, ये डेट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वाई दिस डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इन द ईयर 1965 सादिक ब्रॉट अ ड्रास्टिक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज वी आर ऑलरेडी नो, यू मस्ट बी अवेयर दैट हमारा अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब तो नहीं है, पहले हमारा अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या अमेंडमेंट की, ही चेंज्ड द नोमेनक्लेचर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर एंड फ्रॉम सदर रियासत टू गवर्नर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एंड इन विच ईयर द नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सदर रियासत चेंज्ड टू चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। किसके टाइम पीरियड में, गुलाम मोहम्मद सादिक के टाइम पीरियड में। कब ये हुआ, 1965 में हुआ। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्या करना है, यहाँ से थोड़ी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको याद होगा, आई गेस मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं श्योर हूँ, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई गेस PA होना चाहिए, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एक बार पेपर आया था। अगर आपने वो पेपर एनालाइज किया होगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जिसने मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ी होगी उसको बेहतर ये पता होगा। फिर बच्चे बताते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इंक्लूड किया। अब आपको इजीली गेस होगा, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर, लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ही इज नन अदर देन बर गुलाम मोहम्मद सादिक। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, PCS पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज नॉट पब्लिक सर्विस कमीशन। P फॉर लास्ट प्राइम मिनिस्टर, C फॉर चीफ मिनिस्टर एंड S फॉर गुलाम मोहम्मद सादिक। ऐसे मैं इसको याद रखता हूँ, आप भी इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं। ये तो बन गए हमारे चीफ मिनिस्टर, एंड देन सदर रियासत को चेंज करके क्या बनाया गया, गवर्नर। यही हमारे लास्ट सदर रियासत भी थे, फर्स्ट सदर रियासत भी थे, और यही हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट भी यही बन गए। इतना समझ आया आपको। हमने ये बोला, इन द ईयर 1965 द नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सदर रियासत
चेंज टू चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कौन बन गया? गुलाम मोहम्मद सादिक, और गवर्नर कौन बन गया? डॉक्टर करण सिंह। एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टेन्योर दैट आर्टिकल 35, Article 356 and Article 357 of the Constitution were applied in the state of Jammu and Kashmir। पहली बार ये आर्टिकल्स ऐड हुए। अब ये आर्टिकल्स क्या है? ये इट इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब इससे पहले हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता था, हमारी कंट्री में गवर्नर रूल होता था, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। दीज टू आर्टिकल्स दे एक्सक्लूसिवली, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, दीज एक्सक्लूसिवली डील विद द प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल क्या है? अगर मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा ये बहुत ही लंबा लेक्चर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अभी आप याद रखोगे दीज टू आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल। किसके बारे में? वी आर स्टार्टिंग, हमने यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 1936 में देखा, 1963 में देखा, जो हमारे गुलाम बख्शी है, इन्होंने रिजाइन किया अंडर द कामराज प्लान एंड ही वाज सक्सीडेड बाय गुलाम मोहम्मद सादिक। देन उन्होंने नोमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी गया, हमारा सदर रियासत भी गया, एंड देन करण सिंह बन गए फर्स्ट गवर्नर, और जो हमारे गुलाम मोहम्मद सादिक है ही बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या हुआ? सादिक गवर्नमेंट फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ, उन्होंने कौन सी पॉलिसी यहाँ पे फॉलो की? फॉलोड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन की यहाँ पे इन्होंने बात की। लिबरलाइजेशन के बाद एक गारंटी द फंडामेंटल राइट्स विच लेड टू द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। याद रखेंगे लिबरलाइजेशन, और किसने बोला? मैं आपको फंडामेंटल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स से बोला, हम वो सारे फंडामेंटल राइट्स अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इस चीज़ को रियल करने के लिए उन्होंने क्या किया? ही एंश्योर्ड, हिज गवर्नमेंट एंश्योर्ड रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स and liberties of the people. In pursuance of his policies, his first step was to remove curbs on civil liberties। जो यहाँ पे रोकथाम लगाई गई थी इंडिविजुअल फ्रीडम की, वो ख़त्म की गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, एंड डिसबैंडिंग ए स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पीस ब्रिगेड विच वॉज ए सिंबल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। पहले मेरे बोलने से पहले सच बताना, किसको पता था अबाउट दिस पीस ब्रिगेड? और मुझे ये बताओ कश्मीरी लैंग्वेज में इस पीस ब्रिगेड का नाम क्या था? जैसे हमारे पास इखवान आए, ठीक है, 2000 में, उससे पहले जो पीस ब्रिगेड था इसका कश्मीरी नाम क्या था? आप हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप याद रखेंगे गुलाम मोहम्मद सादिक आए, इन्होंने क्या किया? एंश्योर किया रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट किया फॉर द राइट सिविल लिबर्टीज इन पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी इनको रिमूव किया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अब कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज किया? ये भी तो बात है। जब यहाँ पे शेख अब्दुल्ला क्या कर रहा था? ही वॉज लाइक गोइंग फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया था। एट द टाइम वेरियस पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था और उनको रिलीज किया गया। और इन्होंने यहाँ पे डिसबैंड किया, ख़त्म किए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कॉल्ड एज, अब मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। इनको क्या बोला जाता था? इनको खफ्तन फकीर बोला जाता था, ठीक है ना। क्या बोला जाता था? खफ्तन। अब आज से आपको याद आएगा व्हाट इज खफ्तन फकीर। ये मीम भी कुछ साल पहले वायरल हुई थी, जैसे अफवान्स है। इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास एक पुलिस फोर्स थी जिनको पीस ब्रिगेड। अब पीस ब्रिगेड क्यों बोला गया था? क्योंकि जब ये शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, एस्टैब्लिश की थी एस्टैब्लिश की थी इन द ईयर अक्टूबर 1947 में। इसको कब क्या बनाया गया था? इसको बनाया गया था अक्टूबर 1947 में, क्योंकि जो उस वक्त हालात ख़राब थे, उन हालातों को ठीक करने के लिए, कंट्री में अमन लाने के लिए इन्होंने पीस ब्रिगेड बनाया था, या जिनको हम क्या बोलते हैं? खफ्तन फकीर, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब मुझे सच बताओ, कमेंट में बताना कि किस किस को पता था अबाउट द खफ्तन फकीर। देन मैंने क्या बताया? जो खफ्तन फकीर है ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टैब्लिश इन द अक्टूबर 1947। और जब जो हमारे शेख अब्दुल्ला के बाद
क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में क्या हुआ था, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, इसी फोर्स का यूज किया टू वायलेंटली सप्रेस प्रो प्लेबिसाइड डिसेंट। जैसे आपने भी सुना होगा हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, प्लेबिसाइड। अब जो भी उसकी बात कर रहा था उसको यहाँ पे वायलेंटली उन पे फोर्स का यूज़ किया गया। और जब गुलाम मोहम्मद सादिक आए, उन्होंने देखा जो यहाँ पे खौफतन फकीर्स है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे लूट मार मचाई या दहशत मचाई थी इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ही डिसबैंड कर दिया। एंड न्यू जर्नल एंड न्यूज़ पेपर्स वर स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग पब्लिक ओपिनियन एंड शेयरिंग ऑफ डिफरेंट व्यू points. All these practices assured a new era of freedom, accommodation and tolerance. ये समझ आया? सादिक गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन, फंडामेंटल राइट्स की, पॉलिटिकल राइट्स की एंड खौफतन फकीर्स को यहाँ पे क्या किया गया, डिसबैंड किया गया। उसके बाद एक सेकंड ठहरिए, पहले मैं पानी पी। ठीक है, कहा हमने ये बताया इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द स्टेट, सादिक ने क्या किया, ही फोकस्ड ऑन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। फॉर दिस वेरी पर्पज एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए या इसको रियल बनाने के लिए हमने क्या किया, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड बेटर फार्म इनपुट्स यहाँ पे यूज किए। अगर आपको याद होगा, यही वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। कनेक्ट हो रहा है आपको, ठीक है ना? ये प्रॉपर आप देखोगे, देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1961 पूरी कंट्री में, हमारी स्टेट में नहीं, पूरी कंट्री में इन द ईयर 1961 से लेकर 62 वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू मनी एरियाज इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से लेकर 1969 तक ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट हमने लाया। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, जो एग्रीकल्चर यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई हो रही थी उसको हमें क्या करना था, इम्प्रूव करना था। हमें यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पे इम्प्रूव करना था। अगर आप देखोगे जो हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसमें भी यही बात बताई जाती। ये एक फुल पैकेज था जिसमें फार्मर्स को लोन्स, नई इनपुट्स, नई सीड्स, नई फर्टिलाइजर, मॉडर्न टूल्स, नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर किया जाता था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में 5 पॉइंट्स, 5 नहीं 3 पॉइंट्स आप बताओ। ये बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, एक ये किसके रिलेटेड है। सेकंड मुझे आप बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको डेट बताई, छोड़ो। अब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड, दोनों इंडिया और वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ये भी आप मुझे क्या करोगे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड देन इसी के साथ आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मुझे बताओगे अबाउट द ऑपरेशन फ्लड। थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ हम जाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेशन फ्लड के बारे में मुझे बताओगे। एंड हु इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन का फादर कौन है, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। एंड व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड। ऑल horticulture also received special attention and consequently more areas were brought under fruit cultivation. All द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जो भी उस वक्त इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट थी, हैंडलूम्स थे, इनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। एंड ए नंबर ऑफ स्टेप्स वर टेकन टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। हमने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हैंडीक्राफ्ट। अब हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स को हमने कैसे बूस्ट किया, हमने क्या किया, फॉर दिस टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज केप्ट ऑन प्रायोरिटी। किसकी, हमें क्या करना है, हैंडीक्राफ्ट, उसको यहाँ पे हमें ज़्यादा जोर देना है, इसको ज़्यादा इम्प्रूव करना है। लिबरल स्टेट पैट्रोनेज वाज एक्सटेंडेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग पेपर माशी, बसोली पेंटिंग्स एंड चिकड़ी वुड
वो पेपर माशी हमारा कहाँ है, इट इज़ इन, ये हमारा श्रीनगर में इसका सेंटर है। बसोली आपको पता होगा ये कठुआ में है, एक लेक है रंजीत सागर लेक, वहाँ पे हमारा बसोली है। एंड देन जो चिकड़ी है ये मुझे आप बताओगे ये किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, इसको परफॉर्म किया जाता है या इस आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है। किसकी बात हो रही है, पेपर माशी की। देखिए अब ये हमारा ऑफलाइन क्लास नहीं, अगर ऑफलाइन क्लास होती मेरे पास कुछ मैंने अपने घर में रखे हैं दिस 8 पीसेज ऑफ पेपर माशी। वहाँ पे जब भी मेरी क्लास होती है मैं बच्चों को प्रॉपर वे में दिखाता हूँ कि ये जो पेपर माशी है हाउ दीज थिंग्स वर मेड और ये किस डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है ना। देन टू एंश्योर पावर सप्लाई टू मीट द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स एट कहाँ पे, चिनानी, सुना होगा चिनानी पावर प्रोजेक्ट, अपर सिंध पावर प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीटेड। और इनको क्या किया गया, इनको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। थर्मल पावर स्टेशन एट कालाकोटी was also established and this कालाकोटी, ये थर्मल है, इट इज़ नॉट हाइडल, ये आप याद रखोगे, थर्मल पावर स्टेशन एट कालाकोटी। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ये प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, वेयर इज दिस कालाकोटी लोकेटेड। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हमने बात की थी अबाउट द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। देन उसके बाद हमने यहाँ पे किसकी बात की, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, कालाकोटी में इसको एस्टैब्लिश किया गया। देन उसके बाद वी हैव दिस, देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स वर डिजाइनड ऑन ऑल इंडिया पैटर्न एग्रीकल्चर एजुकेशन। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था जैसे गवर्नमेंट चेंज हो रही है ये क्या कर रही है, अपनी बुक्स को अपग्रेड कर रही है एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट्स, एज पर द न्यू changing pattern of the society. Ideas of nationhood and secularism were emphasized in the texts to streamlining the working of state services and higher education institutions. A commission set up किया गया, was appointed on the November 1967 under the chairmanship of former Chief Justice of India Dr. B.P. गजेंद्र गडकर। आपने गडकर के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। इसके टाइम पीरियड में क्या किया गया, एक कमीशन सेटअप किया गया, किसके लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टेट सर्विसेज एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। द कमीशन रिकमेंडेड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द रीजन्स, चाहे लद्दाख था, चाहे कश्मीर था, चाहे हमारा जम्मू था। ये बोला कि अगर आपको अपनी स्टेट सर्विस को इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपनी हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, वी हैव टू गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द रीजनल्स ऑफ आवर कंट्री। सिर्फ रीजनल्स ही ऑफ आवर स्टेट, सिर्फ रीजनल्स ही नहीं, यहाँ पे कम्युनिटीज, यहाँ पे क्लासेस, इनको भी हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट देम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इस चीज़ को, ठीक है ना, फर्दर डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर जस्टिस वजीर वाज अपॉइंटेड इन 3 फरवरी 1969। कौन सा कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमिटी वाज सेटअप अंडर, याद रखेंगे किसके टाइम, किसके ये गवर्नरशिप, किसके ये लीडरशिप में, ये वाज जस्टिस वजीर, और ये कब अपॉइंट किया गया, 3 फरवरी 1969। फर्दर द सजेशंस ऑफ दिस कमिटी द गवर्नमेंट रिवाइज्ड द नेशनल पॉलिसी एंड अनाउंस्ड, किसके लिए, 8% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड 42% फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग 2% इन द लद्दाख स्टेट सर्विसेज। लद्दाख वालों के लिए अलग, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग, और बैकवर्ड के लिए 42%। मुझे अभी बताओ आप, हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, EWS और जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको गवर्नमेंट जॉब्स में कितनी रिजर्वेशन दी जाती है, ये समझ आया यहाँ तक। यहाँ तक हमने क्या किया, एक तो हमने आज के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट फेज था वो भी कंप्लीट किया, और हमने यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट किया। फर्स्ट फेज में हमने, सेकंड फेज में हमने ये देखा बख्शी गुलाम अहमद गए, उसके बाद सादिक आया, हम बात करें अबाउट द सादिक गवर्नमेंट, कौन कौन सी इन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिए, कौन कौन से डेवलपमेंट्स यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किए थे। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो मेरी वीडियोस को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।